हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था। डिटर्मिनेंट का मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है और उसमें मैंने उस फर्स्ट लेक्चर को डाला था जिसमें मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था कि कैसे आप फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो मैंने वो वीडियो इसलिए ही बनाया था, मेरा पर्पस ही ये था अभी के लिए कि मैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपको पढ़ा सकूं। तो मेरा वही मेन पर्पस था। तो इसलिए मैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक चीज़ सिखा दिया। अब लेकिन हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स को फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट का फिर नेक्स्ट वीडियोस उसमें ऐड करेंगे उस प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लोग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उस डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ताकि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आपको डिटर्मिनेंट की नॉलेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए डिटर्मिनेंट पे जो मैंने बनाया था। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हम लोग को अभी ये टॉपिक पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एडजॉइंट होता क्या है, तो एडजॉइंट का पहले आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। एडजॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं। हम लोग के पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका एडजॉइंट क्या होगा। एडजॉइंट जो होता है वो किसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है, ठीक है। एडजॉइंट जो है ना हम लोग का, वो किसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है। जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, तो आप उसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए कि वो ये होता है कि एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए एडजॉइंट को ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए डी जे लिख के भी बस डिनोट करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बस ए डी जे लिख के भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि एडजॉइंट ए मतलब कि उस मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट होगा वो क्या है, तो इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज। वीडियो हिल रहा है क्या, रुकिए मैं देख लेता हूँ। The adjoint is the transpose of the matrix of the corresponding cofactors of the corresponding टेबल एक्चुअल में बहुत हिल रहा है, of the corresponding cofactors of elements of डिटर्मिनेंट है। कहने का क्या मतलब है, आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़िए। तो यही लिखा हुआ है ना कि एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट है। यानी देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए है मान लीजिए मेरे पास, तो उसमें एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगी। तो उन एलिमेंट्स के जगह पे हम लोग उनका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। उस एलिमेंट्स के जगह पे हम लोग उन एलिमेंट्स का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख देंगे। फिर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखने के बाद वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। वही ट्रांसपोज करने पे जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें ये सब मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A32। ये मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो देखिए
अगर मैं मतलब कि ये मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं थोड़े समय के लिए ये जो हम लोग का A11 है, इसका जो को फैक्टर है मैं उसको यहाँ पे C11 से डिनोट करूँगा, ठीक है। A12 जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर को मैं C12 से डिनोट करूँगा, और A13 जो हम लोग का एलिमेंट है उसके को फैक्टर को मैं C13 से डिनोट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बाकी सब एलिमेंट्स के भी को फैक्टर को डिनोट करूँगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है, जैसे आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्लेस पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को लिख डालो। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्लेस पे आप उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं C11 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं C12 लिख दूंगा, यहाँ पे C13 लिख दूंगा, यहाँ पे C21 लिख दूंगा, यहाँ पे C22 लिख दूंगा, यहाँ पे C23 लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं C31 लिख दूंगा, यहाँ पे C32 और यहाँ पे मैं C33 लिख दूंगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि कोफैक्टर्स क्या होता है तो प्लीज डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें मैंने कोफैक्टर बतलाया कि कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, वो सब के नॉलेज होनी चाहिए आज के वीडियो को समझने के लिए। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, सभी एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मैं लिख डालूंगा, और ये जो मैट्रिक्स आया मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स आया ना मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, यही मेरा एडजॉइंट होता है, ठीक। ये जो मेरा मैट्रिक्स आया मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी देखिए एडजॉइंट तब मेरा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट मेरा हो जाएगा फर्स्ट रो, ट्रांसपोज तो आपको करना आता ही है, मैंने सिखाया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो C11 C12 C13, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दूंगा तो C21 C22 C23, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूंगा C31 C32 C33, ठीक है। यही मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक। तो यही मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक पे अगर करवा दूं कि कैसे आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो तो शायद मेरे हिसाब से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास दिया गया है इफ ए, अगर एक मैट्रिक्स दिया गया है मेरे पास 1 - 2 4 -2 4 0 2 1, और थर्ड रो में दिया गया -4 5 3। हम लोगों को इस मैट्रिक्स का ये करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, एडजॉइंट कैसे आप निकालिएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आप जानते हैं कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमको सभी एलिमेंट के कोफैक्टर का जरूरत होगा। तो कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट ए लिखूँ तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, यही सेम रहेगा, एंट्री सेम रहेंगी, बस ये दो वर्टिकल लाइंस हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, मैं इसको डिटर्मिनेंट ए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दो स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे दो वर्टिकल लाइंस आ जाएगा, वो डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाएगा। 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3। मैं काफ़ी कस के बोल रहा हूँ क्योंकि अगर फ़ैन का आवाज़ से अगर वीडियो में आवाज़ क्लियर ना जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो यहाँ पे हम लोग का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालूँ, जैसे मैं पहले ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर अगर निकालता हूँ C11, तो C11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर, यहाँ पे I + j होता था तो 1 + 1, और इंटू इसका जो माइनर होगा यानी M11, ठीक है। अब देख रहे हो कि आप -1 टू द पावर 1 + 1 है, यानी -1 का पावर 2 है, यानी इवन पावर है, तो 1 ही हो जाएगा, यानी ये M11 के बराबर होगा। अब माइनर निकालना मैंने आपको सिखाया है कि आपको अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको हाइड कर दीजिएगा। तो इसको हाइड कर देंगे और इसको हाइड कर देंगे, 2 3 = 6 -5 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 - 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट के वीडियो में काफ़ी अच्छे से सिखाया है, तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए।
फिर अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल लूँ, ये मतलब को फैक्टर निकाल लूँ, तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो इसको मैं C12 यहाँ पे लिखूंगा, -1 टू द पावर 1 + 2 यानी 3 इंटू M12 इसका जो माइनर होगा। अब आप देख सकते हो कि -1 पे अगर ऑड पावर है तो ये माइनस रह जाएगा और यहाँ पे M12 आ जाएगा। अब मैं इसका अगर माइनर आपको निकाल के दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें माइनर कैसे निकलेगा। ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको हाइड कर देंगे, तो अगर आप इसको हाइड कर दोगे और इसको हाइड कर दोगे तो 0 3 और 1 अब -4 बच रहा है, तो ऊपर से नीचे 0 इंटू 3 0, अब माइनस नीचे से ऊपर तो 0 माइनस -4, -4 इंटू 1 -4, तो 0 -4, तो 0 + 4 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर तो 4 आ रहा है, बाहर आगे माइनस है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टॉपिक को डिटर्मिनेंट के वीडियो में काफ़ी अच्छे से सिखाया है। तो अगर आपको माइनर निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे C13 अगर मैं निकालूं, यानी इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालूं जो कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो -1 टू द पावर 1 + 3 4 इंटू M13 हो जाएगा। -1 पे पावर इवन है तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये M13। और ये अगर इसका मैं माइनर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मैं M13 निकालने जा रहा हूँ, यानी इस एलिमेंट का मैं माइनर निकालने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप हाइड कर दोगे तो 0 इंटू 5 ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू 5 यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 इंटू 2 यानी -8, तो यहाँ पे मैं -8 लिख दूंगा तो 0 + 8 हो जाएगा यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालता हूँ, ये इस एलिमेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब -1 टू द पावर 2 + 1 यानी 3 इंटू M21 यानी इसका माइनर हो जाएगा। -1 पे ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा ही, M21 हो जाएगा। और इस एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेकेंड रो में हाइड कर दूंगा, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूंगा, -2 ऊपर से नीचे तो -2 इंटू 3 यानी -6। ठीक है, अब माइनस बीच में आता है, नीचे से ऊपर 5 4 जा 20, तो यहाँ पे -26 हो जाएगा। सॉरी मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूँ ना, मतलब को फैक्टर निकाल रहा हूँ ना, तो ये वाला और ये वाला हट जाएगा तो -2 इंटू 3 -6, -20। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर माइनस साइन था तो ये +26 हो जाएगा। ठीक है, बाहर में यहाँ पे माइनस साइन था पहले से। तो यहाँ पे अब मैं C22 इसका अगर को फैक्टर निकालूं तो -1 टू द पावर 2 + 2 4 इंटू M22 हो जाएगा। -1 पे अगर इवन पावर है तो माइनस हट जाता है, M22 हो जाएगा। अगर मैं इसका माइनर निकालता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हाइड कर दूंगा तो 1 3 जा 3 और -16, तो 3 + 16 यानी यहाँ पे तो 19 हो जाएगा। अब बाहर तो प्लस ही साइन था। उसके बाद मैं C23 निकालूंगा तो -1 टू द पावर 2 + 3 5 इंटू M23, -1 पे और पावर माइनस हो जाएगा, M23 हो जाएगा। सॉरी वीडियो में नहीं आ रहा था, आई एम रियली सॉरी। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सेकेंड रो में हाइड करूँगा, थर्ड कॉलम हाइड करूँगा, तो सेकेंड रो हाइड करने के बाद और थर्ड कॉलम हाइड करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 1 5 जा 5 यानी 1 5 जा 5 -4 इंटू -2 यानी 5 - 8 हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाहर माइनस है और यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अब इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालूंगा, -1 टू द पावर 3 + 1 यानी 4 और इंटू M31 हो जाएगा। -1 पे अगर इवन पावर हो तो प्लस हो जाता है और ये M31 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहा हूँ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूंगा, -2 इंटू 1 -2, तो मैं यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। अब माइनस कौन सा था, ये था ना, तो ये और ये हाइड हो गया, -2 इंटू 1 -2 -8। ठीक है, तो यहाँ पे -8 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये -10 हो गया। उसके बाद मैं इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालने जा रहा हूँ C32 का, तो -1 टू द पावर 3 + 2 5 इंटू M32, -1 पे ऑड पावर है माइनस हो जाएगा, M32। इस एलिमेंट का आपको देख सकते हो माइनर कैसे निकलेगा। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, 1 -0 इंटू 4 यानी 0 यानी 1 - 0 यानी 1 हो जाएगा। अब बाहर है माइनस तो यहाँ पे -1 हो जाएगा।
उसके बाद मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ, तो -1 टू द पावर 3 + 3 6 इंटू m33 हो जाएगा, -1 पे इवन पावर खत्म हो जाएगा, m33 आ जाएगा। m33 आप देख सकते हो कि मैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे हाइड कर दूंगा, तो 2 - 0 हो जाएगा, तो 2 - 0 2 आ जाएगा। तो मैंने सभी एलिमेंट्स का यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लिया है। मैं आपको कैमरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि मैंने सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जान ही रहे हैं कि एडजॉइंट ये है, सॉरी एडजॉइंट हम लोग के पास ये क्या आ रहा है, ये मतलब सभी एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग मैं कोफैक्टर लिखूंगा, यानी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। एडजॉइंट क्या होगा, मैं सभी एलिमेंट का मतलब कोफैक्टर लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, सभी एलिमेंट का मैं कोफैक्टर लिख के इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। तो चलिए कोफैक्टर का वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो मैं देख के लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, आप देख लीजिएगा, आपने भी निकाला है। तो C11 1 है मेरे पास, C12 क्या है -4 है, C13 क्या है हम लोग के पास 8 है, C21 है 26, ठीक है कैमरा में सॉरी नहीं आ रहा था, C21 है मेरा 26, C22 है 19 और C23 है 3 और C31 है -10 और यहाँ पे मेरे पास C32 है तुम्हारा -1 और यहाँ पे है C33 2। तो मैं और इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो कुछ नहीं, ट्रांसपोज करना तो काफ़ी आसान है, आप जान ही रहो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, तो 1 यहाँ पे -4 यहाँ पे 1। ये जो सेकंड रो में उसको सेकंड कॉलम में लिखूंगा, तो 26 19 3। और ये जो थर्ड रो में है इसको थर्ड कॉलम में लिखूंगा, तो -10 -1 2। तो ये मेरा एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये मैंने एडजॉइंट ए निकाल लिया है यहाँ पे। तो मैं एक बार आंसर भी मिला लेता हूँ कि एडजॉइंट आपका यही आ रहा है कि नहीं। तो 1 है, 26 है, -10 है, -4 है, 19 है, -1 है, 8 3 2 है। हाँ बिल्कुल आंसर सही है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मतलब कि इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स भी हम लोगों को पढ़ने हैं, तो मैं वही अब थ्योरम आपको एक पढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड। तो थ्योरम यहाँ पे आप डाल लीजिए, थ्योरम 1। कैमरा हिल रहा है क्या, थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 हम लोग के पास, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लगता है कैमरा हिल रहा था। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, हाँ तो मैं यही थ्योरम पढ़ा रहा था कि इफ A इज सॉरी बच्चों कैमरा काफ़ी हिल रहा था, मैंने उसे ठीक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं थ्योरम यही लिखा हुआ है हम लोग का कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A हम लोग का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का, यानी n इंटू n ऑर्डर का वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन क्या होता है ना कि A इंटू एडजॉइंट A जो होगा, A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनांट A मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वो थ्योरम है जिसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो मैं थ्योरम आपको समझा देता हूँ। मेरे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, यानी n इंटू n ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन अगर A इंटू एडजॉइंट मैं करूँ तो वो इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट इंटू A के, और वो इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनांट इंटू I के। ये दोनों तो खैर सिंपल है, आप जान ही रहे हो कि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ हमेशा फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस, लेकिन कभी कभार फॉलो करता है। तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ। ए पहले मैं मैट्रिक्स पहले मैं देखिए ए भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी जो निकलेगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ए करने पे जो मैट्रिक्स आएगा वही एडजॉइंट ए इंटू ए करने पे भी वही मैट्रिक्स आएगा, और ये दोनों इसके इक्वल होगा।
अगर मैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लूँ, यानी आप जानते हैं ए अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं डिटर्मिनेंट ए लिखूँ तो उसका एक प्रॉपर वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, तो मैं वो वैल्यू निकाल लूँ और यही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से उस वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो इस दोनों के इक्वल होगा। तो यही ये थ्योरम कह रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल, आप बुक में देख सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसका प्रूफ। तो आगे मैं यहाँ पे ये करवाना चाहूँगा कि इसका क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले मैं कुछ और टॉपिक्स आपको समझा देता हूँ। तो अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, काफी हिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, वो उसको तब सिंगुलर कहा जाता है, इज सेड टू बी सिंगुलर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को तब सिंगुलर कहा जाता है अगर क्या हो, डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आए वो 0 के बराबर आए, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर कहा जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूं और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी का उल्टा है कि अब आप यहाँ तक तो वही चीज़ लिखोगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, और यहाँ पे नॉन सिंगुलर करके लिख लेना, नॉन सिंगुलर तब होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से है नॉन सिंगुलर तब होता है जब आप डिटर्मिनेंट ए निकालो और वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल ना है, ठीक है, वो 0 के इक्वल ना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। मैं इसका एक एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 3 2 6, मान लीजिए ये मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप जान ही रहे हो कि अगर आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालो, यानी डिटर्मिनेंट में 1 2 3 6 अगर निकालो तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा आप, ऊपर से नीचे 1 6 जा 6 माइनस नीचे से ऊपर 2 3 जा 6, यानी 0 आ गया, यानी ए जो होगा यहाँ पे एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स ले लूँ, जैसे ए जो मेरे पास मैट्रिक्स है मैं ये ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में 1 3 यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, तो 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो ए है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लीजिए कि नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तो देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ आपको। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब मैं फिर से आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो नल मैट्रिक्स नहीं है, उसका ऑर्डर एन है, उसको हम लोग इन्वर्टिबल तब कहते हैं जब उसी ऑर्डर का एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता हो सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। मैं एक बार फिर से आपको ये बतलाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए जो है वो एक नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है। तो मैं इस मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल तभी कहूँगा जब एक और मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर रहा हो उसी ऑर्डर एन का, ठीक है, और सच दैट मैं ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर करूँ तो वो दोनों इक्वल भी आए और दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता हो तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो मैं कह सकता हूं वी से दैट, मैं यहां पे कह सकता हूं वी से दैट द इनवर्स ऑफ ए इज बी, यानी ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो बी है, और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ए इन्वर्स, मैं बी को लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे कुछ थ्योरम मैं बता देता हूँ कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे कुछ थ्योरम भी होते हैं हम लोग के पास। तो चलिए मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पे कुछ थ्योरम्स बतला देता हूँ। तो पहला जो हम लोग का थ्योरम है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये जो पहला थ्योरम है वो मैं आपको शायद पढ़ा चुका हूँ, वो किस लेक्चर में था, हाँ वो उस लेक्चर में था जब मैं आपको ये बतला रहा था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके कैसे आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो उस समय मैंने ये थ्योरम आपको बतलाया था कि हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक यूनिक इन्वर्स ही होता है, किसी एक मैट्रिक्स का दो इन्वर्स नहीं हो सकता है, हर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक यूनिक इन्वर्स होता है। और इस थ्योरम को मैंने प्रूफ भी किया था वहाँ, तो मैं यहाँ पे उसको प्रूफ नहीं करूंगा, बस मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि मैं वहाँ पे एक बार प्रूफ कर चुका हूँ। आपको देखना है तो आप वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वीडियो का लेंथ नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इसमें यही दिया हुआ है कि एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स poses a unique inverse. An invertible matrix poses a unique inverse. यही वो थ्योरम है। मैं इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि इन्वर्टिबल हो उसका एक यूनिक इन्वर्स होता है, यानी आप किसी एक मैट्रिक्स का दो इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। वो अगर दो इन्वर्स आप निकालना चाहोगे तो प्रूफ में हमने देखा था कि वो दोनों एक ही मैट्रिक्स आया था। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक ही यूनिक इन्वर्स होता है, ठीक है। अब थ्योरम आप थर्ड लिख लीजिए यहाँ पे। थ्योरम थर्ड क्या है? तो थ्योरम थर्ड में दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इसका मैं प्रूफ आपको करा देता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है मेरे पास तो वो इन्वर्टिबल तब होता है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट तब करता है इफ एंड ओनली इफ, तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ ए जो हो वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, यानी डिटर्मिनेंट ए जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यही वो थ्योरम है। थ्योरम नंबर थर्ड में दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए तभी इन्वर्टिबल होगा, यानी तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जब वो एक नॉन सिंगुलर हो, तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो एक नॉन सिंगुलर हो। यानी इसका क्या मतलब है, डेट इज, यानी डिटर्मिनेंट ए जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इसी का हम लोगों को प्रूफ देखना है, और ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, उसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल, रिवर्सिबल साइन, यानी डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0। तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं कि अगर कहीं आपको ये दिया हुआ है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप समझ जाना कि ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। या अगर कहीं आपको ये दिया हुआ है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा, यानी ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहा होगा, ठीक है। मतलब आप अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये ट्रू है, और अगर आपको ये दिया हुआ है तो ये ट्रू है। ये दोनों मतलब कि रिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बतला दूं कि अगर मेरे पास कहीं दिया गया है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर मेरे पास कहीं ये दिया गया है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ए इन्वर्टिबल है, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोनों ही ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है,
ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दे देता हूँ। तो चलिए बच्चों हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में देखिए हम लोग मानेंगे कि मेरे पास, इसका मैं प्रूफ दो तरीके से करवाऊंगा, एक कन्वर्स वाले ट्रिक से भी और एक बिना कन्वर्स के भी। तो पहले मैं सिंपल ट्रिक से करवाता हूँ, मतलब सिंपल जो टेक्निक है उससे करवाता हूँ। तो लेट ए बी एन, मैं मान लेता हूँ कि ए जो है मेरे पास वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लीजिए ए मेरे पास एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। तो अगर आप जान रहे हैं कि ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, है कि नहीं? अगर मेरे पास ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसके इन्वर्स को मैं मान लेता हूँ कि वो मैट्रिक्स बी है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। नाउ मेरे पास ए बी इज इक्वल टू आई है। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लूँ, डिटर्मिनांट के अंदर ले लूँ, तो डिटर्मिनांट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनांट आई। अब डिटर्मिनांट ए बी हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनांट निकालोगे तो वो 1 आएगा। अब देखिए डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। क्योंकि अगर डिटर्मिनांट ए 0 हो जाएगा, आप खुद सोचिए, अगर डिटर्मिनांट ए 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0 होता, तो इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनांट ए। तो अगर डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस शोज दैट, ये चीज ये प्रूव करता है, दिस शोज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस शोज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये माना था कि ए मेरा इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर ए इन्वर्टिबल है, हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर है। हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो एक ए नॉन सिंगुलर है। अब इसी को मैं कन्वर्स तरीके से ये प्रूव करूंगा, उसमें मैं ये मान लूंगा कि ए नॉन सिंगुलर है, तो और मैं ये प्रूव करूंगा कि ए इन्वर्टिबल है। तो चलिए उस तरीके को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बार मानने जा रहा हूँ कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, मैं यहाँ पे ये मानने जा रहा हूँ आपका कि लेट ए बी नॉन सिंगुलर। मैं यहाँ पे ये मानने जा रहा हूँ कि लेट ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर कहने का क्या मतलब है कि डिटर्मिनांट ए जो है, नॉन सिंगुलर कहने का यही ना मतलब है कि डिटर्मिनांट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब मैंने ये थ्योरम आपको पढ़ा चुका है कि a इंटू ब्रैकेट में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई। मैंने ये थ्योरम आपको पढ़ाया था। अगर मैं इस थ्योरम, मतलब कि अगर मैं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करूँ, तीनों में डिटर्मिनांट ए से डिवाइड कर दूं, यानी ए इंटू मतलब डिटर्मिनांट ए से मैं डिवाइड कर दूं एडजॉइंट ए और नीचे डिटर्मिनांट ए। अब मैं डिटर्मिनांट ए को एडजॉइंट ए के नीचे लिख रहा हूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप इसको एक साथ लिखिए। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दूं एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ए और इंटू ए। मैं डिटर्मिनांट ए से तीनों में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे डिटर्मिनांट ए से डिवाइड किया जाए तो डिटर्मिनांट ए से डिटर्मिनांट ए कैंसिल हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो आएगा सॉल्व करने पे वो क्या होगा। तो एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है और डिटर्मिनांट एक नंबर होगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये ए मैट्रिक्स है और मल्टीप्लिकेशन में एक और मेरे पास मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन में ए है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने आपको यहाँ पे बतलाया है कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स रहा होगा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 10 A इन्वर्स इज इक्वल टू 10 A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A
बाय डिटर्मिनांटे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय डिटर्मिनांटे मल्टीप्लाई में एडजॉइंटे। ठीक है, और यही हम लोग को फॉर्मूला, यही मेरा जो वो फॉर्मूला। अब देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला आया, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये जो मेरा फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूला के दम पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, एडजॉइंटे निकालना होगा, डिटर्मिनांटे निकालना होगा। ठीक है, फिर एडजॉइंटे वाले मैट्रिक्स को डिटर्मिनांटे के मतलब डिटर्मिनांटे के वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो आप वैसे करके मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आप वैसे करके मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाल सकते हो। तो ये हम लोग का एक तरीका हुआ, और ये हम लोग चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे ला दिया है कि ए इन्वर्स मेरा ये आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं हिंस ए इज इन्वर्टिबल। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल भी है। दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अब तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं कि आप कैसे मतलब ए इन्वर्स निकालोगे, मैं जाहिर सी बात है कि मैं खाली आपको फॉर्मूला लिख के तो छोड़ूंगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ही क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, कैसे इन्वर्स निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी थ्योरम्स है, 8-9 थ्योरम्स है। उन थ्योरम्स को मैं डिस्कस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उनको प्रूव करवाऊंगा। फिर अगर उस क्लास में टाइम बचता है, नहीं तो उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक पे जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप मान सकते हैं कि इसके अभी 2 छोटे छोटे और वीडियोज़ आएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। हाँ बच्चों, और मैं एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जितने भी नए नए वीडियोज़ बनाऊँ, नए नए टॉपिक्स कॉन्सेप्ट को कवर करूँ, वो सब उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना भरपूर प्यार दीजिए, और ताकि मैं आपके इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, नए कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। तो अच्छा, चलते हैं बच्चों, बाय।